वैदिक साहब, आप भी अंतर्राष्ट्रीय विषयों के विशेष परामर्शदाता, जानकार हम लोगों के बीच माने जाते हैं और आपने तमाम जगहों पर काम किया है, यात्राएं की हैं, प्रधानमंत्रियों के साथ आप यात्रा करते रहे हैं। आप ये बताइए कि जो मोदी सरकार के 6 साल का जो लेखा जोखा है, ऐसे में जो धारा 370 है, 3 तलाक है, CAA है और जो राम मंदिर का जो पूरा मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों पर जिस बेबाकी से और जिस दृढ़ता से काम मोदी सरकार ने किया है, आप नहीं मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सारी आशंकाएं ध्वस्त होकर रह गईं और कश्मीर में पहले से ज़्यादा संतुलन बरकरार हुआ है और कश्मीर कहीं ना कहीं अब मेन स्ट्रीम में जुड़ने जा रहा है, छुटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो? कश्मीर के सवाल पर जी, आप जो कह रहे हैं वो बहुत हद तक ठीक है, लेकिन जो त्यागी जी ने कहा उस बात पर भी गौर करना चाहिए कि इंदिरा जी के ज़माने में करीब 90% जो मामले कश्मीरी सरकार के पास थे और भारत सरकार के क्षेत्राधिकार के बाहर थे, वो उन्होंने अंदर कर लिए थे। यानी धारा 370 नाम मात्र के लिए थी, लेकिन ये नाम मात्र भी एक बड़ा पर्दा था जिसके पीछे हरकतें बाहरी मुल्कों की चलती थी भारत के ख़िलाफ़। यानी मैं सिर्फ पाकिस्तान और इस्लामी देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दूसरे देश हैं वो भी धारा 370 के नाम पर, कश्मीर की ऑटोनॉमी के नाम पर और पता नहीं क्या क्या बहाने बनाकर संयुक्त राष्ट्र संघ में और दूसरे संस्थानों में हमारा विरोध करते थे। तो धारा 370 हटाकर सरकार ने ठीक ही किया। और जहाँ तक 3 तलाक का सवाल है, दुनिया के कई इस्लामी देशों में 3 तलाक बिल्कुल रद्द किया हुआ है, वो भी अच्छा किया है। इसी तरह से थोड़ा सा मेरा रिजर्वेशन जो शाहीन बाग के लोग थे उनकी बात को लेकर है कि पड़ोसी देशों से आने वाले शरणार्थियों में मज़हब के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए था। वो मेरे ख्याल से एक कमज़ोरी रही, लेकिन अब वो मामला तो पीछे चला गया है। ये जो कोरोना के संकट के कारण शाहीन बाग वाला मामला, वो प्रदर्शन का मामला पीछे हो गया है। कुल मिला के सरकार ने कोशिश की है कि काम खूब करे। नरेंद्र मोदी भाषण अच्छा देते हैं और मैंने तो उनका बहुत डट के समर्थन किया था। प्रधानमंत्री के लिए सबसे पहले मैंने ही उनके नाम का प्रस्तावना की थी। लेकिन मुझे ये बात कहना पड़ेगी कि जब कोई बड़े निर्णय किए जाते हैं तो हमेशा आगा पीछा सोचा जाता है। इंदिरा जी भी जब बड़े निर्णय करती थी और जवाहरलाल नेहरू भी करते थे और अटल बिहारी वाजपेयी भी करते थे। वैदिक जी, आप सीधे सार्क कंट्रीज में विशेषज्ञता रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से वैश्विक पटल पर भारत को इज्जत दिलाई, आप नहीं मानते हैं कि प्रधानमंत्री का जो पूरा व्यक्तित्व निखर के आया, जो उनकी पूरी नीति नए तरीके से उन्होंने भारत को रेखांकित किया और रेखांकित करवाया, और भारत के लोग जो तमाम देशों की यात्रा करते थे, जब उनके कार्यकाल 2 साल 2.5 साल बीत चुके थे, तो दुनिया के और इमिग्रेशन काउंटर्स पे भारतीय पासपोर्ट को पहले से ज़्यादा इज्जत मिलने लगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है प्रधानमंत्री के इंटरनेशनल डायस्पोरा डेवलपमेंट को लेकर? नहीं, ये आपका कहना तो ठीक है कि आज तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनमें सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा भारत का और स्वयं का प्रचार करने में मोदी से अधिक प्रवीण और कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। लेकिन देखिए, विदेश नीति का मामला जो है वो सिर्फ अखबारों से और टीवी चैनलों पर और कोरे बयानों से नहीं आंका जाता है जी। वो आंका जाता है राष्ट्रीय हितों के संपन्न होने से। तो जब आप राष्ट्रीय हितों के संपन्न होने की बात करते हैं तो फिर हमको बहुत ही यथार्थवादी होना पड़ता है। बहुत से मामले ऐसे हैं कि जिनमें हमने प्रचार तो बहुत अच्छा किया, तारीफ़ें हमको बहुत मिली, लेकिन भारत को फ़ायदा कोई ख़ास हुआ नहीं। जैसे कि हम नेपाल का उदाहरण लें। नेपाल में मोदी ने क्या गज़ब का काम किया। जब भूकंप आया तो बिल्कुल जैसे हमारे किसी प्रांत की हम मदद करते हैं वैसे मदद की, लेकिन उसके बाद वहाँ ब्लॉकेड कर दिया, घेराबंदी कर दी नेपाल की। उसका परिणाम क्या हुआ?
कि एक एक नेपाली अंदर से भारत को कोसने लगा है। और आप देखें कि नेपाल के करीब 65,000 गोरखे हमारी फ़ौज में काम करते हैं, वहाँ करीब 1.5 लाख लोगों को हम पेंशन देते हैं। इसके बावजूद नेपाल में आज भी भारत के लिए वैसा विचार नहीं है जैसा पुराने ज़माने में हुआ करता था। इसी तरह से आप देखें कि मालदीव में अब संबंध हमारे बेहतर हुए हैं वहाँ की सरकार बदलने के बाद, वरना आप देखें कि पिछले 5 सालों के अंदर बिल्कुल मालदीव चीन की गोद में जाके बैठ गया था। और यही हाल श्रीलंका में हुआ है। और पाकिस्तान को आप देखें कि पाकिस्तान से शुरू में तो क्या गज़ब का मोदी ने काम किया, नवाज़ शरीफ के यहाँ शादी में चले गए। और मैं खुद जब पाकिस्तान में था तो मियाँ नवाज़ शरीफ मुझसे पूछते थे कि मोदी के साथ हमारा कैसा संबंध रहेगा। हम का बहुत अच्छा संबंध रहेगा, आप उनसे बात कीजिए और कम्युनिकेट कीजिए, फ़ोन पे भी बात कीजिए, डिप्लोमेटिकली भी बात कीजिए। लेकिन आज देखिए कि पाकिस्तान से भी हमारा संबंध जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, जबकि मैं मानता हूं कि इसमें दोष हमारी सरकार का बहुत कम है। पाकिस्तान ने अपनी नीतियां ऐसी बना रखी हैं कि कोई प्रधानमंत्री हमारे यहाँ हो वो उसके ख़िलाफ़ कुछ न कुछ बोलते ही हैं। अभी भी कल भी पाकिस्तान ने क्या किया, वहाँ यूनाइटेड नेशंस में उनके अकरम ने मीटिंग की, एम्बेसडर ने, और सारे इस्लामी देशों के राजदूतों से वो कहते हैं कि भारत का विरोध करो। लेकिन वैदिक साहब, आप जिस तरीके से पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज के रूप में कन्वर्ट हो गई है, पहले शार्क कंट्रीज का, नेबरिंग कंट्रीज का एक अलग इंपॉर्टेंस हुआ करता था, लेकिन अब जिस तरीके से दूरियां कम हो गई हैं, भारत ने जिस तरीके से रूस को भी साधा हुआ है, जिस तरीके से दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को साधा हुआ है, जिस तरीके से फ्रांस को साधा हुआ है, जिस तरीके से ब्रिटेन को साधा हुआ है, और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने और अच्छे मित्रों की तलाश दुनिया के और देशों में बिल्कुल एक नए प्रोस्पेक्टिव और नए तरीके से की। इसमें उनके सबसे ज़्यादा मददगार भारत के विदेश सचिव और अब के विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने जो पूरा एक सिस्टम है, एक नैरेटिव, जो एक बड़ा प्रिय शब्द हो गया है डिबेटों में, इस शब्द का इस्तेमाल मैं भी कर ले रहा हूं, कि वो एक नरेशन और नैरेटिव बदलने की कोशिश किया उन्होंने। और जाहिर सी बात है कि जो देश थोड़ा बहुत भारत के लिए रणनीतिक महत्व के थे, ठीक है कि थोड़ा बहुत उनको तोड़ने में, फोड़ने में चीन ने और ज़्यादा सफलता पाई है। उसमें श्रीलंका, मालदीव और नेपाल का नाम ले सकते हैं, लेकिन मालदीव अब सही रास्ते आ गया है। नेपाल और श्रीलंका अभी भी कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत चीन के डोमिनेंस में है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, लेकिन आप देखिए अफगानिस्तान का जहाँ तक सवाल है जी, हम $3 बिलियन वहाँ पर खर्च कर चुके हैं। हमारे दर्जनों लोग वहाँ, जो जरंज दिलाराम सड़क 200 किलोमीटर की बनाने की थी, उसमें प्राण दे चुके हैं। हमारी एम्बेसी पर कई बार घेरा डाल दिया है तालिबान ने, लेकिन वहाँ रूस बात कर रहा है, चीन बात कर रहा है, अमेरिका बात कर रहा है, भारत चुपचाप बैठा है। भारत को कोई महत्व ही नहीं है। जबकि अफ़गानिस्तान, अगर सच पूछा जाए तो जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, हम अधिग्रहित कश्मीर कहते हैं, उसकी सीमा से भारत से मिलता जुलता है। भारत की लगभग 100 किलोमीटर की सीमा और अफ़गानिस्तान के वाखान सेक्टर की सीमा मिलती जुलती है। अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ हमारी कोई भूमिका नहीं है। कितनी ख़राब बात है। अफ़गानिस्तान से अगर हमारे संबंध अच्छे हों, वहाँ पर सभी जो दल हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम तालिबान के साथ बहुत ही मधुर संबंध बना लें, नहीं, जो भी भारत से अच्छे संबंध बनाना चाहता है उससे हमको संबंध बनाना चाहिए।